गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे दोस्तों आप सभी लोग? बढ़िया। ओके, आपका इनकम टैक्स खत्म हो गया? अच्छे से हो गया? हाँ हाँ, यस यस। एक आपका कोई एक दो लेक्चर्स बाकी है जो सर इन बिटवीन लेंगे। यस, तो आज हम स्टार्ट करेंगे जीएसटी से। सो आर यू एक्साइटेड? चलिए, तो हम बात करेंगे जीएसटी की। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। माई सेल्फ सीए विशाल भट्टड़, फैकल्टी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसे आप जीएसटी के नाम से जानते हो, फ्रॉम वी स्मार्ट एकेडमी। सो दोस्तों, यस, मैंने इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ाना स्टार्ट किया था 2004 में। ठीक है, पहले हाँ हाँ, आप तब जब पैदा हुए थे तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है 2004 में पहला बैच लिया था, वो मैंने हॉस्टल में लिया था, और कमर्शियली मैंने स्टार्ट किया था 2005 में। सो लगभग अब 20 ईयर्स होते आ रहे हैं। और सबूर तिकोन की हाँ, तो पार्टी हम देंगे, पर 25th ईयर में होनी चाहिए ना पार्टी। हाँ, चलो। तो बेटा, इनडायरेक्ट टैक्स में आज जो है आप जीएसटी पढ़ रहे हो, लेकिन पहले अलग अलग लॉस थे। अगर कभी आपने सुना होगा तो एक्साइज, वैसे अभी एक्साइज पॉलिसी का खेल तो चल रहा है, आप देख रहे हो। हाँ, आज भी एक्साइज है कुछ गुड्स पे, जिसपे लीकर लीकर आज भी एक्साइज में, हम जिसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले सारे गुड्स पे एक्साइज, वैट। वैट कभी सुना है आपने? वैल्यू एडेड टैक्स। फिर कस्टम्स, उसके बाद में जीएसटी नहीं था, जीएसटी 2017 में आया। जीएसटी 2017 में आया। तो चलिए दोस्तों, आपको एक पेपर है टैक्सेशन। टैक्सेशन में आपको टैक्स 50 मार्क्स का इनकम टैक्स है और 50 मार्क्स का जीएसटी है, जिसे हम क्या कहते हैं? आईडीटी, करेक्ट। तो अगर हम सीए इंटर का पेपर 3 ले, तो जिसमें ग्रुप 1 टैक्सेशन, जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स आपको कितने मार्क्स के लिए है? 50 मार्क्स के लिए। और इनडायरेक्ट टैक्स जिसमें हम जीएसटी पढ़ने वाले हैं, वो भी 50 मार्क्स के लिए है। तो डायरेक्ट टैक्स में आपने पढ़ा होगा क्या बेटा? इनकम टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स में हम पढ़ने वाले हैं जीएसटी। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि ये जो पहले एक्साइज, वैट और लॉ थे, और जीएसटी 2017 से आया, मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा, जितना आपका इंटर लेवल पे इम्पोर्टेंट है। वैसे तो बहुत कुछ है जो फाइनल लेवल का भी है, पर आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ, मैंने जो केस लड़ी अपीलेट ट्रिब्यूनल में, मैंने जो केस लड़ी कमिश्नर अपील्स में, वहाँ के भी एक्सपीरियंस पढ़ाते पढ़ाते मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये सब्जेक्ट जो हम पढ़ने वाले हैं जीएसटी, ये सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। ये सब्जेक्ट हम इन डेप्थ पढ़ेंगे, जो आपको प्रैक्टिकली भी बहुत काम आएगा। क्योंकि जनरली क्या होता है, इनकम टैक्स हुआ, जीएसटी हुआ, ऐसे जब आप आर्टिकलशिप में जाते हो, तो आर्टिकलशिप में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आपका एक अप्रोच जो होता है टैक्स की तरफ देखने का, वो ऐसा नहीं होता कि इतना पढ़ लो, इतना कर लो, या पॉइंट 5 पॉइंट्स लर्न कर लो, हो गया, इतना लिख लो, ऐसा नहीं है। आपका अप्रोच भी ऐसा होना चाहिए, या हो जाएगा धीरे धीरे, कि हम जो है यहाँ पे जीएसटी प्रैक्टिकली किस तरह से केसेस को हैंडल किया जाता है, इसमें प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत रहेगा। इन डेप्थ हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको इतना तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जीएसटी जो है हमने पूरा, हमारे अराउंड 42 से लेके तो 45 सेशन के बीच में रहेंगे। डिपेंड्स, मैं पूरी कोशिश करूँगा 42 सेशन में, अगर लगे तो एक दो सेशन ज़्यादा लग सकते हैं, लेकिन ये इतने सेशंस में मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका ये वन ऑफ द इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो। यस, तो दोस्तों, यहाँ पे जनरली जहाँ तक देखा जाए तो जीएसटी इनकम टैक्स के बाद समझना थोड़ा आसान होता है, पर ऐसा भी नहीं है कि भाई जीएसटी अगर पहले से स्टार्ट हो तो जीएसटी समझ में नहीं आता है। जीएसटी वैसे भी टोटली अलग है इनकम टैक्स से, इसका कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है,
हाँ, यहाँ पे बस दोनों में टैक्सेशन मैकेनिज्म जो चलता है, लेवी मैकेनिज्म जो चलता है, ओके, प्रोसीजरल पार्ट थोड़ा बहुत कहीं कहीं सेम लगेगा, लेकिन दोनों का ऑब्जेक्ट टोटली अलग है, ठीक है। इसलिए अगर आपने इनकम टैक्स के जो है कुछ पूरे लेक्चर्स आपके, स्पेशली ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मैं बता दूं, अगर आपके यहाँ पे कुछ लेक्चर्स नहीं हुए होंगे या बैकलॉग रह गया होगा, तो अभी मैं ये कहूँगा कि वो बैकलॉग आपने बाद में कर लेना है। जीएसटी मेरे साथ जो है रेगुलर बेसिस पे जो जिस दिन जो सेशन हुआ उस दिन का पढ़ाई आपको सेम डे कंप्लीट करना है और मेरे साथ कंप्लीट करना है। आर यू रेडी? चलिए, अब जीएसटी पढ़ाते वक्त आपको एक बात बता दूं कि हो सकता है कि इनिशियल स्टेज पे थोड़ा सा, क्योंकि ये जैसा कल भी हमारी बात हुई थी और मैं बता दूं, ये थोड़ा आयुर्वेदिक मेडिसिन है और आयुर्वेदिक से ज़्यादा होम्योपैथी है, ठीक है। तो मैं आपको ये कह दूं कि स्टार्टिंग में थोड़ा आपको ऐसा लगेगा कि स्लो चल रहा है और कि स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा कि हाँ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, ऐसा कुछ स्टूडेंट्स को लग सकता है, ठीक है। लेकिन डरो मत, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं तो पूरी कोशिश करूंगा कि आज का सेशन भी आपका वन ऑफ द इंटरेस्टिंग सेशन रहे, बहुत सारी नए बातें आप पढ़ो और हर दिन ओके आपको जीएसटी का सेशन ऐसा रहे कि यार ओके सब कुछ बाजू में, जीएसटी अच्छे से पढ़ लेते हैं और जीएसटी में मज़ा भी आ रहा है। ऐसी पूरी मैं कोशिश करूंगा कि आपका सब ये जो है सेशन इंटरेस्टिंग रहे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आ जाते हैं हमारे बेसिक डिस्कशन पे। पहले हाफ आवर में थोड़ा जीएसटी के बारे में बता दूं, सिलेबस के बारे में बता दूं, हम कैसे पढ़ने वाले हैं और आपको नोट्स कैसे मिलेगी इसके बारे में भी बताना चाहूँगा। सो दोस्तों, इंटर लेवल पे जैसे मैंने आपको कहा टैक्सेशन 50-50 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको पता है 30 मार्क्स का क्या होता है आपको एमसीक्यू। यानी अगर हम बात करें पेपर स्ट्रक्चर की तो टोटल मार्क्स अगर ले तो 100 मार्क्स, जिसमें से एमसीक्यू जो होता है आपको 30 मार्क्स का होता है और 70 मार्क्स के लिए न्यूमेरिकल, डिस्क्रिप्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको आते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि आप फाउंडेशन के बाद जब इंटर में आ जाते हो तो इंटर में राइटिंग प्रैक्टिस स्पेशली फॉर दिस 70 मार्क्स आपका अच्छा होना जरूरी है। अब आपका पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर जीएसटी जो है क्या थ्योरेटिकल है? मैं कहूँगा कि जीएसटी मोर प्रैक्टिकल है, ठीक है। जैसे लॉ आप जब पढ़ते हो तो थोड़ा थ्योरेटिकल टच आ जाता है, पॉइंट्स याद रखने पड़ते हैं, ओके। पर जहाँ तक हम जीएसटी की बात करें तो आउट ऑफ 35 मार्क्स, सर ये 35 मार्क्स कहाँ से आए? 50 मार्क्स में से 15 मार्क्स का क्या निकल जाएगा? एमसीक्यू, ठीक है, और बाकी रहते हैं 35 मार्क्स। तो ये 35 मार्क्स जो है इसमें से अराउंड 20 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं और न्यूमेरिकल्स बहुत ईजी है, पर उसकी नोट्स आप कैसे प्रेजेंट करते हो और कैसे लिखते हो वहां हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो 35 मार्क्स के जो आ जाते हैं न्यूमेरिकल, सॉरी आउट ऑफ 35 मार्क्स 20 मार्क्स के आपको क्या आ जाते हैं बेटा? न्यूमेरिकल्स, और 15 मार्क्स के थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं सबसे पहले तो आपको ये कहना चाहूँगा कि आपने अगर कोई दिमाग में ये भ्रम पैदा करके रखा होगा कि जीएसटी बहुत थ्योरेटिकल है और बहुत हमें लर्न करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। 15 मार्क्स के एमसीक्यू निकल जाएंगे, 20 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स निकल जाएंगे और न्यूमेरिकल्स पे हम बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, उसका प्रेजेंटेशन, उसके रिमार्क्स, उसके नोट्स, हमने कैसे लिखना चाहिए, मैं आपको पूरा अच्छे से यहाँ पे बताऊंगा और प्रेजेंटेशन स्किल ही हमारा मेन ऑब्जेक्ट रहेगा हमारे क्लास में, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे, सर जीएसटी में प्रैक्टिकली कुछ फॉर्म्स वगैरह पूछे जाते हैं क्या? जैसे जीएसटी में फॉर्म्स होते हैं GSTR1, कभी नाम सुना है GSTR1? ओके, जैसे GSTR1, GSTR3B या ओके यहाँ पे 2B का ऑटो अपडेटेड फॉर्म होता है। तो ऐसे कोई फॉर्म्स पे कोई क्वेश्चन पूछते हैं क्या? नहीं बेटा, इंटर लेवल पे इनकम टैक्स और जीएसटी में ऐसे कोई भी फॉर्म पे आपको क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। लेकिन मैं अपने क्लास में ये सारे फॉर्म्स आपसे फिलअप करवा के लूँगा। क्यों? क्योंकि आप जो है अगर ये फॉर्म्स देखते हो और ये फॉर्म्स यहाँ पे जब आप ओके खुद आइडेंटिफाई करोगे कि ये हर कॉलम का क्या ऑब्जेक्ट है, तो जीएसटी समझना आपके लिए बहुत आसान होगा। और वन ऑफ द आपको कहो कि ये इतना इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि आप घर पे अगर आपके यहाँ बिजनेस है तो डेफिनेटली आप अपने पापा को कहोगे कि नहीं ये अभी GSTR1 ऐसा भरना है, इस टेबल में ऐसा पॉइंट आना चाहिए, इस टेबल में वैसा पॉइंट आना चाहिए, GSTR3B में हमारा ओके ये एग्जाम सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई या वॉटर रेट में भी RCM ऐसा होना चाहिए।
आपके पापा आपको पूछेंगे बेटा क्लास शायद अच्छा चल रहा है, हाँ वो तो क्लास तो लगा लिया आपने मेरे पास ठीक है, क्लास शायद अच्छा चल रहा है, ये तो डेफिनेटली आपको पूछेंगे। तो ये जो है हम प्रैक्टिकल अप्रोच से भी लेंगे। नाउ अराउंड यहाँ पे जब मैं आपको नोट्स बताऊंगा तो अराउंड 300 क्वेश्चंस मैंने इन एडिशन टू हमारे रेगुलर बुक्स के क्वेश्चंस, वो तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए, ओके, अराउंड 300 एडिशनल क्वेश्चंस मैंने क्वेश्चनर्स में दिए। वो एडिशनल क्वेश्चंस मतलब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस, आरटीपी के क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट पेपर क्वेश्चंस, प्लस मैं आपको ये बता दूं मैंने भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस की भी हम प्रैक्टिस लेंगे। तो हमारा पूरा तरीका ऐसा होगा कि जो रेगुलर नोट्स में क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए, वो तो हम साथ साथ में कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सॉल्व तो करेंगे ही, साथ साथ में इस पर एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, ओके, उस पर भी हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो चलिए, सो दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है कि सर ये बताइए एमसीक्यू, जो 15 मार्क्स के एमसीक्यू होते हैं वो कैसे हैंडल करना है। मैं आपको ये बता दूं कि एमसीक्यू जो क्वेश्चंस है, एमसीक्यू क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट बेस होते हैं, और आज तक ऐसा हुआ है, मतलब आप भी सीनियर से पूछ के ही मेरा क्लास ज्वाइन किए होगे, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इतनी स्ट्रांग हो जाती है यहाँ पे कि आप एमसीक्यू बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एमसीक्यू आपके लिए कोई टफ जॉब नहीं है, लेकिन यस कुछ एमसीक्यूज पे भी हम प्रैक्टिस करेंगे सो दैट आपको थोड़ा आप यूज टू हो जाओ एमसीक्यू से, और आपको ये भी समझ में आए कि जैसे इनकम टैक्स में आपने एमसीक्यू सॉल्व किए होंगे, लॉ में सॉल्व किए होंगे, तो जीएसटी में भी किस टाइप के एमसीक्यू आते हैं वो हम डेफिनेटली यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेके ट्राई करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इतनी डेप्थ में जाएगी कि यहाँ जहाँ तक देखा जाए आपका एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत आसान होगा। यस, ऑनलाइन आवाज कम आ रही है। यस बेटा, अभी क्लियर है आवाज सभी को, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स कनेक्टेड है? जो यूट्यूब पे कनेक्टेड है बेटा, यस बताओ। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ ऐप पे भी कनेक्टेड है। यस यस, दिस कोर्स इज अप्लीकेबल फॉर सीए, सीएमए एंड सीएस इंटर, ऑल 3 लेवल, क्योंकि हम एक्ट पढ़ रहे हैं बेटा, जीएसटी। हाँ, तो मैं सभी को बता दूं कि यहाँ जो आज हम जीएसटी पढ़ रहे हैं, सेम सिलेबस सीए इंटर में है, सीएमए इंटर में है और सीएस इंटर में, और ये एक्ट जो भी मैं पढ़ाने वाला हूँ ये आप सबको जो है कॉमन ही रहेगा। हाँ, सीएमए में 10 मार्क्स का कस्टम है, तो उसके एडिशनल लेक्चर्स जो है आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जो जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। चलिए बेटा, तो यहाँ पे हमने एक वेटेज ऑफ मार्क्स देखा इनकम टैक्स का और सेकंड जीएसटी का। नेक्स्ट डिस्कशन पे अगर हम आए, चल बेटा 2 मिनट, आपके क्वेश्चंस जो है सभी के आंसर्स मिल जाएंगे, थोड़ा वेट करो और पेशेंस करो, सभी के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। चलो, तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन में हमारा सिलेबस स्ट्रक्चर कैसा रहेगा और हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो चलो, यहाँ पे सबसे पहले इनडायरेक्ट टैक्सेशन जीएसटी की अगर हम बात करें तो मार्क्स अलोकेशन कैसे है। सबसे पहले तो जीएसटी में ओके, यहाँ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, पहली बात तो मैं आपको एक बात कह दूं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स मत करना, गुड्स एंड, तो चलो आपके पास नोटबुक है, तो मैं जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट कनेक्टेड है मैं आपको कह दूं आपको 2 नोटबुक यूज करना है, एक हमारे चार्ट के लिए रहेगा और एक हमारा राइटिंग प्रैक्टिस ऑन क्वेश्चनर्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे उस पर रहेगा, ठीक है। तो आपको 2 नोटबुक यहाँ पे साथ में कैरी करना है, ठीक है। तो टाइटल देना गुड्स एंड, टाइटल दो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सर्विसेज ये वर्ड यूज करो,
जरूर। हेलो, हाँ, डन। अब आपने टाइटल दिया होगा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे हम क्या कहेंगे शॉर्ट में, जीएसटी। अब देखो यहां पे टोटल 5 एक्ट है जीएसटी के। ओके, चलो लिखो टोटल 5 एक्ट जीएसटी के। चलो पहला लिखो सीजीएसटी एक्ट 2017। सीजीएसटी एक्ट 2017। व्हाट डू यू मीन बाय सीजीएसटी एक्ट, कोई बता सकता है? आपको ये बेसिक जानकारी है, बेसिक जानकारी है, हाँ। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, लॉन्ग फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, हाँ। उसके बाद में सेकेंड एक्ट है एसजीएसटी एक्ट 2017। एसजीएसटी एक्ट 2017। तो यस, वो कॉर्नर से वो कॉर्नर तक बताइए, समझ में आ रहा है भाई साहब? एसजीएसटी यानी क्या, बोलो? ओके, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 2017। हाँ, तीसरा एक्ट लिखो यूटीजीएसटी एक्ट 2017। यूटीजीएसटी एक्ट 2017। अब ये यूटी मतलब लिखना होगा तो ब्रैकेट में लिख देना आगे यूनियन टेरिटरी। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी। चार्ट्स के लिए अराउंड 100 पेजेस और आपके नोटबुक जो रहेगा क्वेश्चन आंसर्स के लिए अराउंड 200 पेजेस, प्लस अगर लगेगा एक्स्ट्रा तो बाद में आपने कंटिन्यू कर लेना। उसके बाद में नेक्स्ट लिखना आईजीएसटी एक्ट 2017। अच्छा, आईजीएसटी यानी क्या, कोई बता सकता है? आईजीएसटी मतलब होता है इंटीग्रेटेड, हाँ लिख लेना, ये बहुत जरूरी है। इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और एक होता है जीएसटी सेस। जीएसटी सेस एक्ट जो कंपेंसेशन होता है, कंपेंसेशन टू स्टेट, कंपेंसेशन टू स्टेट। देन ये टोटल 5 एक्ट होते हैं, सीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट, यूटीजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट एंड जीएसटी सेस एक्ट। माइक लेके रेडी रहना, थोड़ा हम इंटरेक्शन करेंगे, ठीक है? और आगे धीरे धीरे जब जैसे जैसे कॉन्सेप्ट बढ़ते जाएंगे आपको रियली बहुत मजा आएगा, ठीक है? तो हम स्टार्ट ऐसे करते हैं। यस बेटा, क्या बातचीत चल रही है? हाँ, बाहर निकाल दूं? हाँ, कौन बाहर निकालता है बताओ? कोई नहीं निकालता ना, चलो आज से मैं निकालता हूँ बाहर, ठीक है? हाँ, जैसा निकाल रहे। मेरे इसमें होमवर्क तो कम आएगा, लेकिन कुछ चीज़ें मैं ऐसे आपको दूंगा जैसे चार्ट्स वगैरह, तो हम डेफिनेटली वो ड्रॉ करेंगे। चलो आगे मैं बताऊंगा क्या करना है, ठीक है? अभी स्टार्ट करते हैं। ओके, अभी से अगर आपको बता दूंगा तो आप सब कॉन्शियस हो जाओगे। धीरे धीरे झटका देना पड़ेगा मेरे को। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें तो सीजीएसटी एक्ट, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब क्या हुआ कि यहाँ पे जब जीएसटी लॉ आया तो जीएसटी लॉ 2 इसमें डिवाइड हुआ, सेंट्रल एंड स्टेट। इसको हम कहते हैं ड्यूअल मॉडल ऑफ जीएसटी। ओके, यानी ये डिसाइड हुआ कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा तो वो ट्रांजैक्शन पे 2 टाइप के टैक्स लगाए गए, सेंट्रल एंड स्टेट। ओके, ये जो टैक्स है सेंट्रल, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ओके, पहले क्या था, जितने भी सेंट्रल लॉस थे, एग्जाम्पल के तौर पे एक्साइज था, उसके बाद में एक्साइज के अलग अलग लॉस थे, फिर सर्विस टैक्स था, ये सारे लॉ को मर्ज करके एक लॉ बनाया गया जिसका नाम बनाया गया सीजीएसटी, सेंट्रल एंड गुड्स सर्विस टैक्स एक्ट 2017, ठीक है? सीजीएसटी एक्ट। और उसके बाद में जो स्टेट के लॉस थे, सारे स्टेट के लॉस एक साथ मर्ज करके जो बनाया गया उसका नाम था एसजीएसटी।
ओके, अब नॉर्मली क्या होता है कि यहां पे अगर आपका यहां स्टेट होगा और यूटी होगी, ओके, यूनियन टेरिटरी, कोई एक आधा एग्जाम्पल यूनियन टेरिटरी के लिए? अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार। तो अब अंडमान निकोबार की बात करें तो अगर आपका ट्रांजैक्शन, एक वर्ड अब पिक्चर में आ रहा है, सभी ने ध्यान देना, आपका ट्रांजैक्शन क्या होगा? इंट्रा। आपका ट्रांजैक्शन क्या होगा? इंट्रा। इंट्रा या यूटी में समझ लो, यूटी में आपका ट्रांजैक्शन इंट्रा है। अब दो वर्ड्स पिक्चर में आते हैं, एक आता है इंट्रास्टेट और एक आता है इंटरस्टेट। व्हाट डू मीन बाय इंट्रास्टेट, कोई बताएगा? जो ट्रांजैक्शन विद इन स्टेट हो, मतलब सेलर भी एक ही स्टेट में हो और बायर भी एक ही स्टेट में हो, उसे कहते हैं हम क्या? इंट्रा। उसके हम कहते हैं इंट्रा। तो जब ट्रांजैक्शन, मतलब सिंपल एग्जांपल, आप नीचे यहां शॉप में, स्टेशनरी शॉप में गए और स्टेशनरी शॉप ने आपने कहा कि भाई मुझे रजिस्टर खरीदना है या पेन खरीदना है, तो सेलर भी वही स्टेट और बायर भी वही स्टेट, वो भी इंट्रा। दूसरा एग्जांपल, ओके, यहां के आप समझ लो सेलर जो है लक्ष्मी रोड पे पुणे में, और उसने सेल किया ओके यहां नासिक में या संभाजी नगर में इन महाराष्ट्र, अरे समझ में आया ना? तो ये भी ट्रांजैक्शन का इंट्रा। या विद इन स्टेट आप पुणे टू नागपुर भी सेल करो तो भी ट्रांजैक्शन क्या? इंट्रा। जब आपके ट्रांजैक्शन इनसाइड द स्टेट होते हैं, आई रिपीट द वर्ड, क्या? इनसाइड द स्टेट होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? इंट्रास्टेट। तो सर दूसरा ट्रांजैक्शन क्या होता है? इंटरस्टेट। जब आपके ट्रांजैक्शन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट होते हैं तो उसे हम कहते हैं इंटरस्टेट। इंटरस्टेट। तो इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन पे यहां पे ओके दो टैक्स लगाए गए, और वो दो टैक्स कौन से बेटा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब ये जो चीजें हैं मैं बेसिक ले रहा हूं, पर ये तो अभी बच्चे को भी पता है। जब वो बिल देखता है तो उसके ऊपर दो टैक्स देखता है, कौन से दो देखता है? सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है, तो यहां पे सीजीएसटी और एसजीएसटी, समझ लो आपका ट्रांजैक्शन हुआ यहां पे 100 रुपीज का, कितने का हुआ? 100 रुपीज का प्राइस। तो आपको सीजीएसटी जो है, जो जीएसटी का टोटल रेट होगा, जनरली अभी टोटल जो यहां पे रेट है वो 4 बैंड में आपको पता है। कौन से 4 बैंड में पता है? अगर आपको याद होगा तो टोटल एक 5% होता है, दूसरा कौन सा है? 12%, तीसरा 18% और नेक्स्ट 28%। नेक्स्ट 28%। तो ये बैंड और दो बैंड रेट है, लेकिन ये आपको पता है। तो ये जो टोटल जीएसटी का रेट होगा उसका 50%, आई रिपीट, उसका 50% क्या लगेगा? सीजीएसटी, और उसका 50% एसजीएसटी। यह आप सभी को पता है। यानी 100 रुपीज पे अगर मैं 5% लूं तो 5 रुपीज हुआ, यानी 2.5 क्या लगेगा? सीजीएसटी और 2.5 एसजीएसटी। ये भी बेसिक आपको पता है। चलिए, तो जहां तक देखा जाए तो इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन पे दोनों गवर्नमेंट टैक्स लेती है, सेंट्रल एज वेल एज स्टेट। सेंट्रल एज वेल एज स्टेट। जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन या व्हाट्सएप पे कमेंट कर रहे हैं बेटा, या फिर जो ऐप में कमेंट कर रहे हैं, तो आपकी कमेंट्स मैं आधी घंटे बाद देखूंगा, थोड़ा मुझे बेसिक बताने दो, और उसके बाद में मैं आपके जो भी डाउट्स और क्वेश्चंस हो गए वो एंटरटेन करूंगा। और दूसरी एक बात बताना चाहूंगा कि जब मैं आपको कहूं कि अब आप डाउट पूछिए तब पूछो, सो दैट आपका डाउट एंटरटेन हो सके, अदरवाइज वो कब यहां पे स्क्रॉल हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स है बी केयरफुल रिगार्डिंग टू दिस। तो यहां पे ओके सीजीएसटी 2.5% और एसजीएसटी 2.5%। यहां पे सॉरी, हाँ, अगर हम रेट कितना ले रहे हैं? 5%। अब दोस्तों जहां तक देखा जाए ये इंट्रास्टेट सप्लाई हुआ। एक होता है क्या? इंटरस्टेट सप्लाई। जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स बेचा जाता है तो इंटरस्टेट, और वो केस में लगता है क्या बेटा? आईजीएसटी, जिसका नाम इंटरस्टेट जीएसटी नहीं है। आई रिपीट, जिसका नाम इंटरस्टेट जीएसटी नहीं है, जिसका नाम इंटीग्रेटेड है। अब सवाल आपका यह आ सकता है कि सर ये इंटीग्रेटेड वर्ड कहां से आया? तो इंटीग्रेटेड वर्ड मतलब सम ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ओके, दोनों को इंटीग्रेट करके लगाया गया, जिसका नाम हुआ इंटीग्रेटेड। तो जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आपको सेल होता है या सप्लाई होता है तो वो केस में आपको जीएसटी हाफ नहीं लगता है, वो केस में आपको जीएसटी फुल रेट से लगता है। अच्छा, हमारा फुल रेट क्या चालू है? समझ लो 5%, तो आपको आईजीएसटी क्या रेट से लगेगा? 5%। अब आपके बहुत सारे सवाल,
सर ऐसा क्यों किया गया कि भाई हर ट्रांजैक्शन पे स्प्लिट क्यों किया, CGST एंड SGST, क्यों नहीं एक ही GST लगा दिया? फिर सर इसको क्यों डिवाइड किया गया, इंट्रास्टेट एंड इंटरस्टेट, और इंटरस्टेट में फिर हम फुल रेट से IGST क्यों लगाते हैं? मैं सवाल बहुत क्रिएट करवाऊंगा आपसे, और जिसमें ये ताकत है सवाल पूछने की, उसके लिए सब्जेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग होते जाएगा। ठीक है, तो अब आपका ये सवाल है कि ऐसा क्यों? भाई ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। और मैं आपको पहले 2-3 दिन ये नहीं पढ़ाने वाला हूँ। एक्ट होता है, फिर सेक्शन होते हैं, फिर सब सेक्शन होते हैं, फिर क्लॉज होता है, फिर सब क्लॉज होते हैं, फिर प्रोविजो होती है, ठीक है, फिर प्रोविजो होती है, फिर एग्जाम्पल होते हैं। भाई साहब मैं 3 दिन तो एक्ट ही नहीं स्टार्ट करने वाला, मैं आपको पूरा बताऊंगा पहले क्या होता था, अब क्या होता है, और आगे क्या होगा, आगे क्या, ये GST आया कैसे, बना कैसे? ऐसा तो नहीं हुआ होगा कोई मेडिटेशन में बैठ गया और आंखें खोली आज से GST लगा दो, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। कुछ तो हुआ होगा कि जिसके वजह से 2017 में मोदी जी ने सोचा GST लगाते हैं मित्रों, आज से हम जो है GST लगा देंगे, कुछ तो हुआ होगा। ठीक है, और ये भी पता होगा कि नहीं स्टेप अच्छी थी, GST लाने की स्टेप अच्छी थी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी पहले 3-4 साल बहुत बिगड़ी, इसमें स्कैम भी हुए। सर कैसे स्कैम बताओ ना, अरे नालायक पढ़ाने तो दे, ओके बिना पढ़ाए कैसे स्कैम बता दूं? ठीक है, पहले लॉ तो पढ़ाओ, फिर उसको कैसे लॉ को यूज करना चाहिए। रिकॉर्डिंग होगी इसलिए मैं वो कट कर दूंगा ओके, पर धीरे धीरे बताओगा आपको कि कैसे होना चाहिए। ठीक है, सो दोस्तों जहां तक देखा जाए तो ये सवाल आपके बिल्कुल वैलिड है कि जब क्यों डिवाइड हुआ इंट्रास्टेट में और इंटरस्टेट में, क्यों हमने ऐसे इंट्रास्टेट में 2 टाइप के टैक्स लगाए, CGST और SGST। ठीक है, दूसरी बात आपको ये बता दूं, CGST का रेवेन्यू किसका था, सेंट्रल का, और SGST का रेवेन्यू स्टेट का था। आपके इन सारे सवालों के जवाब मैं जरूर दूंगा, थोड़ा डिस्कशन को आगे बढ़ने दो। ठीक है, पहला चैप्टर इसके ऊपर ये हो रहा हमारा GST का। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है बेटा UTGST। ये UTGST क्या होता है आपको बता दें, यूनियन टेरिटरी। अगर कोई ट्रांजैक्शन इनसाइड द यूटी होता है, आई रिपीट द वर्ड, क्या, इनसाइड द, समझ लो आप अंडमान निकोबार घूमने गए, या आप चंडीगढ़ गए, चंडीगढ़ यूटी, दीव दमन यूटी, समझ लो आप अंडमान निकोबार घूमने गए, और वहां जाने के बाद आपने मॉर्निंग में वहां पे बिस्लरी का बॉटल लिया, या आपने कोई फूड स्टफ खरीदा। ठीक है, तो जब आप सेलर भी वहां का, और क्या बायर वहां जाके खरीद रहा है, या बायर वहां का ही है, आई रिपीट, बायर वहां जाके खरीद रहा है या बायर वहां का ही है। जब वो ट्रांजेक्शन होगा, समझ लो आपने कोई फूड स्टफ खरीदा जिसकी प्राइस कितनी है यहाँ पे 100 रुपये, ओके 100 रुपीज, तो वहां पे भी टैक्स स्प्लिट होता है 50-50, पर वहां पे CGST और SGST के जगह लगता है UTGST। मतलब UTGST ये SGST को रिप्लेस करता है, आई रिपीट द वर्ड, UTGST ये SGST को रिप्लेस करता है, पर कहां, कौन से स्टेट में रिप्लेस करता है, स्टेट में नहीं, यूटी में। अब आपका एक सवाल, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड यूटी? सवाल तो आना ही चाहिए। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड यूटी? बिल्कुल सही क्वेश्चन है। अब आपको बताता हूं, यूटी ये बताता है यूनियन टेरिटरी, यानी इंडिया की सारी टेरिटरी को यूनाइटेड किया गया, वहां से वर्ड जन्मा, कौन सा, यूटी। ठीक है, पहले सिस्टम ऑफ मोनार्की थी, गवर्न बाय किंग्स, राजाओं का राज था। ओके, जब हमें इंडिपेंडेंस मिला तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक चीज यहां पे, जब जाते वक्त भी डिवाइड रूल करके ही, यानी डिवाइडेशन करके गए, उन्होंने कहा हम पूरा इंडिया तो हमने जीता नहीं था, हमने जो जीता वो टेरिटरी वाइज जीता है, राजा को हरा हरा के जीता है,
अरे आया ना। तो हम जब वापस देने जाएंगे तो जो राजा के किंगडम थे, ओके, उनके ही, अगर उनका यहाँ पे कोई फैमिली होगी तो हम उनको ही वापस करके जाएंगे, और जहाँ कोई राजा नहीं है वहाँ हम ये जो है यहाँ एज अ इंडिया का पार्ट देखे जाएंगे। समझ में आया क्या? फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल, जब से इंडिपेंडेंस मिला, सरदार वल्लभ भाई सभी राजाओं को उन्होंने इंटीमेट कर दिया कि यूनाइट योर किंगडम इन इंडिया, जहां बना यूनाइटेड इंडिया। ये समझ में आया क्या? चलो ये छोटी सी स्टोरी थी, पर आपको बता दूं महाराष्ट्र भी यूटी है। आई रिपीट, महाराष्ट्र भी यूटी, सारी टेरिटरी यूनाइटेड हुआ है जिसको बोला जाता है यूटी। पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है ऐसी यूटी, ध्यान से सुनना, मेरा हर लाइन ध्यान से सुनना, ऐसी यूटी जहां स्टेट असेंबली है। आई रिपीट, ऐसी यूटी जहां स्टेट असेंबली है, जिसे कहते हैं हम लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। आई रिपीट द वर्ड, क्या? लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, विधानसभा। आई रिपीट, विधानसभा, वो यूटी को स्टेट बोला जाएगा। आई रिपीट, ऐसी यूटी जहां स्टेट असेंबली है वो यूटी को स्टेट बोला जाएगा, और जहां स्टेट गवर्नमेंट नहीं है उसको यूटी बोला जाएगा। ओके, मतलब क्या? यानी कुछ यूनियन टेरिटरी ऐसी है जिसका गवर्नेंस डायरेक्ट सेंट्रल के पास है, वहां स्टेट इलेक्शंस नहीं होते, डायरेक्ट सेंट्रल के पास है। जैसे अंडमान निकोबार, वहां स्टेट असेंबली नहीं है, ओके, टोटली गवर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इसलिए यूटी है। चंडीगढ़, बहुत बड़ा झगड़ा था बिटवीन हरियाणा एंड पंजाब, उसको झगड़े को खत्म ही कर दिया, चंडीगढ़ यूटी, यहां कोई स्टेट नहीं चलेगा। समझ में आया क्या? यहां कोई स्टेट नहीं चलेगा, टोटली गवर्न बाय सेंट्रल। दीव दादरा नगर हवेली वगैरह जो है, ओके, अगेन यूटी। तो दोनों में एक सिंपल डिफरेंस समझ लो, स्टेट मतलब जहां स्टेट लेजिस्लेचर है, और जहां स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है वो यूटी है। आई होप यू अंडरस्टूड। तो अगर आप बस एसजीएसटी और यूटीजीएसटी में फर्क क्या है? अगर ट्रांजैक्शन स्टेट में हो रहा है, अगर ट्रांजैक्शन स्टेट में हो रहा है तो क्या? एसजीएसटी। अगर ट्रांजैक्शन यूटी में हो रहा है तो सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। आई होप यू अंडरस्टूड। अब ये तो ठीक है, हमने एसजीएसटी और यूटीजीएसटी, इसलिए कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि एसजीएसटी भी लग गया और यूटीजीएसटी भी लग गया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों? आइदर ट्रांजैक्शन स्टेट में होगा या यूटी में होगा, आपको सिर्फ एसजीएसटी को रिप्लेस करना है यूटीजीएसटी से। ये समझ में आया क्या? ओके, तो ये था सीजीएसटी, एसजीएसटी, उसके बाद में यूटीजीएसटी। आईजीएसटी लगता है इंटरस्टेट के केस में। ओके, जब आपका सप्लाई या सेल फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट होगा तो हम जहां तक है आईजीएसटी लगाएंगे। उसके बाद में बात करते हैं जीएसटी कंपेंसेशन सेस। अब ये एक्ट जो है जीएसटी कंपेंसेशन सेस क्या था? 2017 के पहले बहुत सारे स्टेट जीएसटी लाने में थोड़ा अपोज कर रहे थे, इसलिए क्योंकि उनको ये डर था कि जीएसटी अगर आ गया तो हमारे स्टेट का रेवेन्यू सब्सटेंशियली कम हो जाएगा, स्पेशली वो स्टेट जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, जहां इंडस्ट्रीज नहीं है। अब जीएसटी जो लाना था वो ऐसा नहीं था कि ये स्टेट में आ गया, ये स्टेट में आ गया, नहीं। अगर लाना था तो यूनानिमसली सभी स्टेट को लाना था, अदरवाइज जीएसटी की पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हो सकती थी। इसलिए कुछ स्टेट ऐसे 5-6 स्टेट थे जो मना कर रहे थे कि नहीं हम जीएसटी में हम नहीं लाएंगे, हमारा रेवेन्यू कम हो सकता है जीएसटी में। तो फिर गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया जिसका नाम था जीएसटी कंपेंसेशन टू स्टेट सेस एक्ट, बड़ा नाम है, जीएसटी कंपेंसेशन टू स्टेट सेस एक्ट 2017। और ये वादा किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहां पे कि अगर किसी स्टेट को जीएसटी आने के बाद नुकसान हुआ तो इस सेस, एडिशनल सेस लगाने से जो रेवेन्यू होगा वो रेवेन्यू उन स्टेट को दिया जाएगा। ये समझ में आया कि आप डरो मत, आपका नुकसान नहीं होगा। ओके, जो भी रेवेन्यू इस एक्ट के तहत आएगा वो उन स्टेट्स में बांटा जाएगा। ओके, और ये एडिशनल एक्ट लाया गया जीएसटी सेस एक्ट 2017। अब सवाल ये है कि सर ये लगता किसके ऊपर है? जीएसटी कंपेंसेशन टू स्टेट सेस एक्ट 2017 ये लगता है कुछ लग्जरियस आइटम्स पे। ओके, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपकी लग्जरी कार, अगर आपकी लग्जरी कार की वैल्यू यहां 50 लाख के ऊपर है और कुछ इंजन कैपेसिटी से ज्यादा है तो इन एडिशन टू, ध्यान से सुनना मेरी बात सभी ने, वो कॉर्नर से वो कॉर्नर तक, इन एडिशन टू बेसिक जीएसटी, बेसिक जीएसटी मतलब
इंट्रा होगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी, और इंटर होगा तो आईजीएसटी। तो इन एडिशन टू बेसिक जीएसटी आपको ये एक्स्ट्रा जीएसटी लगता है, जिसे नाम दिया जाता है जीएसटी सेस। एक बार फिर से, जीएसटी से सभी गुड्स पे नहीं लगता है। पहला, ये लग्जरी आइटम्स पे लगता है, एग्जाम्पल मैंने क्या दिया आपको, कार। दूसरा, पब्लिक डोमिनेटेड गुड्स, एग्जाम्पल ओके यहां पे सिगरेट्स, जिसको पब्लिकली गवर्नमेंट डोमिनेट करना चाहती है, ओके, सिगार, सिगरेट्स, टोबैको, ओके, इन पे 2 जीएसटी लगते हैं, एक बेसिक जीएसटी लगता है और दूसरा सेस लगता है। और इसका जो सेस का एडिशनल रेवेन्यू आएगा, वो एडिशनल रेवेन्यू वो स्टेट के साथ शेयर होगा जिनको लॉस हुआ है। और आपको एक बात बता दूं, जीएसटी आने के बाद लॉस किसी को ही नहीं हुआ, तो सर ये रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास पड़ा है। अरे समझा या नहीं समझा? गवर्नमेंट के पास पड़ा है। सर क्यों? सबसे पहले तो एक सवाल है कि भाई जीएसटी आने के बाद कुछ स्टेट क्यों डर रहे थे कि हमें लॉस होगा, ओके, और कुछ स्टेट यहां डरने के बाद जब जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ तो यहां पे मुश्किल से कोई एक आधे स्टेट को लॉस हुआ था, वो भी थोड़ा बहुत हुआ था, ओके, तो वो कंपेंसेट किया गया, पर किसी को लॉस ज्यादा नहीं हुआ। ऐसा क्यों, देखेंगे पहले चैप्टर में, ठीक है, देखेंगे फर्स्ट चैप्टर में, ओके। तो ऐसे टोटल आपको कितने एक्ट है, तो इसमें से आपको जो एक्ट पढ़ना है, ओके, ये पढ़ना है सीजीएसटी एक्ट इंटर लेवल पे। टोटल अराउंड हमें जो पढ़ने हैं 52 सेक्शंस हैं। अरे समझे या नहीं समझे? 52 सेक्शंस है। और दूसरा पढ़ना है आईजीएसटी एक्ट, इसमें से 2 ही सेक्शंस पढ़ना है, बाकी सारे सेक्शंस फाइनल लेवल पे। तो सर फिर ये एसजीएसटी, यूटीजीएसटी बाकी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। रीजन बताता हूं कि आपका एसजीएसटी एक्ट वर्ड टू वर्ड सेम है विद क्या, सीजीएसटी, बस वो स्टेट वाइज अलग अलग पास हुए, ओके। यूटीजीएसटी एक्ट वर्ड टू वर्ड सेम है विद सीजीएसटी। तो आपको एसजीएसटी एक्ट और यूटीजीएसटी एक्ट पढ़ना नहीं है। अगर हमें फाइनल लेवल तक पढ़ने हैं तो सिर्फ 2 ही एक्ट पढ़ने हैं, एक है सीजीएसटी एक्ट और दूसरा है आईजीएसटी एक्ट। जीएसटी कंपेंसेशन सेस भी आपको पढ़ना नहीं है। आई होप यू अंडरस्टूड। तो सर टोटल वेटेज ऑफ मार्क्स कितने हैं, ये 2 एक्ट को मिला के, तो मैं आपको ये बता दूं, यहां पे टोटल वेटेज पहले 40 मार्क्स था, अब कितना हो गया, 50 मार्क्स। तो आपको 50 मार्क्स का वेटेज है, ओके। ये 2 एक्ट मिला के सीजीएसटी अप टू सेक्शन 52 और आईजीएसटी के 2 सेक्शंस हम देखेंगे, 50 मार्क्स का वेटेज है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहां पे इंस्टीट्यूट ने जानबूझकर जीएसटी का वेटेज बढ़ाया हुआ है ऑन द डिमांड ऑफ वेरियस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। क्यों? क्योंकि जीएसटी जो है, ओके, अभी सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है ऑफिसेस में और सबसे ज्यादा चेंजिंग लॉ है, ठीक है। तो इसका, और ये बहुत से सीए का कहना था कि जब स्टूडेंट्स आ रहा है, क्योंकि जनरली क्या होता था पहले, जहां पे भी इनकम टैक्स होता था तो इनकम टैक्स के साथ साथ जीएसटी पढ़ा दिया जाता था और जीएसटी आखिरी के 20-25 दिन में खत्म कर दिया जाता था। तो जितना रिक्वायर्ड नॉलेज है उतना रिक्वायर्ड नॉलेज स्टूडेंट्स को नहीं मिलता था। वी स्मार्ट में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि फैकल्टी अलग अलग थी, ठीक है डीटी के, और ये अभी से नहीं, जब से वी स्मार्ट फॉर्म हुआ है तब से फैकल्टी अलग अलग थी। और मैंने लास्ट 20 ईयर्स में एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया है, आईडीटी। अगर आप मुझे दूसरा कुछ पूछे तो मुझे नहीं पता, इवन इनकम टैक्स का भी मेरे को आपको पूछना पड़ेगा कि ये ऐसा है या नहीं है, ठीक है। हाँ भाई, मेरा खाना पीना जीना सब एक ही इसमें आईडीटी, ठीक है। सो दोस्तों, यहाँ पे अभी 50 मार्क्स का वेटेज बढ़ाने के बाद उन्होंने 3 चैप्टर्स भी बढ़ाए। पहले आईजीएसटी एक्ट सिलेबस में नहीं था, सिर्फ आपको सीजीएसटी एक्ट था, पर आईजीएसटी एक्ट के 2 सेक्शंस उन्होंने अप्लीकेबल करवाए। उसके बाद में मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि अब आने वाला जीएसटी का पेपर भी आपका एक ऐसा लाइटली नहीं, एक बेटर लेवल पे ही रहेगा, ओके, यानी एक एडवांस लेवल पे ही रहेगा। आप इसको अब लाइटली नहीं ले सकते, ठीक है। तो चलिए, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, तो नंबर ऑफ लेक्चर्स हमें कितने लगेंगे जीएसटी के लिए, तो ये आप सभी को बता दूं, हमें अप्रोक्सीमेटली 42 से लेके क्या 45 लेक्चर्स लगेंगे जीएसटी के। तो ये एक लेक्चर 3.5 आवर का, अगर ब्रेक वगैरह निकाल दे, ओके, और यहाँ तो 3 to 3.5 आवर के बीच में आपका लेक्चर्स रहेगा इफेक्टिवली, ठीक है। मैं ब्रेक निकाल देता हूँ
ओडी में, ऑनलाइन डाउनलोड में, उनको क्या ज़रूरत है? ठीक है, ओके, यहाँ फेस टू फेस डेली बेसिस पे डिसिप्लिन पे आप लेक्चर कर रहे हो तो आपको थोड़ा ब्रेक की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे 40 to 45 लेक्चर्स हमें लगेंगे। उसके बाद पे नेक्स्ट बात करते हैं हम नोट्स की। तो आपको मॉड्यूल क्या मिले होंगे, तो मैं ये बता दूं, आपको रेगुलर मॉड्यूल आपको 2 मॉड्यूल मिले होंगे। सबने कलेक्ट कर लिया? ठीक है, तो ये 2 मॉड्यूल आपको मिले। सर ये मॉड्यूल जो हमें मिले हैं इसके बाद हमें इंस्टीट्यूट का मटेरियल पढ़ना पड़ेगा क्या? भाई साहब यही बहुत है, और पढ़ने के लिए आपके पास कुछ कम है क्या? नहीं ना। ओके, इंस्टीट्यूट का मटेरियल वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कोई रेफर करना चाहता है तो ज़रूर करें, रिसर्च करना अच्छी बात है, अरे है ना। लेकिन मैंने अपना जो मॉडल बनाया है, ओके, ये हमारे इंस्टीट्यूट के मटेरियल के बेस पर ही बनाया। अगर कोई कंपेयर भी कर ले तो एवरी पॉइंट व्हाट एवर गिवन इन आवर मटेरियल आई हैव इंक्लूडेड इन द नोट्स। आपको नोट्स के अलावा बिल्कुल भी और कुछ पढ़ना नहीं है। डन, ये दो मॉड्यूल इनफ है। अब नोट्स का स्ट्रक्चर कैसा है मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। जैसे यहाँ पे नोट्स में मैंने पूरी कोशिश की है, यहाँ पे पॉइंट वाइज मैनर, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन। ओके, नोट्स अगर देखोगे तो मैंने यहाँ चार्ट के लिए स्पेस रखा है, कहीं पे मैंने पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन यूज़ किया है, कहीं पे चार्ट्स आपको नोटबुक में मेरे साथ ड्रॉ करना है। और पूरी कोशिश की है कि यहाँ पे कलर्ड नोट्स, अब तो ये कोई स्पेशल फीचर नहीं रहा, ठीक है, कलर्ड नोट्स ये तो आपको सब सब्जेक्ट्स में मिल ही जाता है। लेकिन हाँ, मैंने मेरे नोट्स में यहाँ पे पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन बहुत यूज़ करे, जो आपको हेल्प करेंगे टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, टू रिटेन द कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो यहाँ पे अभी ये पिक्चर दिख रहा है बेटा, शायद बदल भी सकता है नेक्स्ट टाइम, ठीक है, तो आपको नेक्स्ट टाइम ये दूसरा भी दिखेगा। तो हाँ, उसके बाद में अगर हम बात करें बेटा, यहाँ ये इस बार जो नोट्स मैंने बनाई है, स्पेशली जो इसके पहले वाला जो अटेम्प्ट था और आपके लिए जो अभी बनाई है, मैंने नोट्स जो है पूरा पॉइंट वाइज मैनर में लिया है। कॉन्सेप्ट के, हर कॉन्सेप्ट के प्रॉपर इंडेक्स बनाए हैं, टाइटल्स बनाए हैं, और वो पॉइंट वाइज मैनर में नोट्स आपको याद रखने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, चलिए पढ़ते पढ़ते तो आपको इसका मेन फीचर समझ में आएगी। उसके बाद में आता है क्वेश्चन है। अब अगर आप नोट्स देखते हो तो नोट्स में मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लिए है, वो कॉन्सेप्ट को समझने के हिसाब से। और उसके बाद में एक क्वेश्चंस आपका जो आता है वो ये आता है कि सर एग्जाम में कैसे लिखना चाहिए, कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो इसके लिए मैंने ये क्वेश्चनर बनाया हुआ है जिसमें 300+ क्वेश्चंस है, हर टॉपिक पे कवर है। ओके, सारी आरटीपीस कवर्ड है, सारे एग्जामिनेशन क्वेश्चंस कवर्ड है। आपने इतना कर लिया, मोर देन इनफ, इसके बियॉन्ड जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्लियर? अब देखो दोस्तों, यहां पे ये क्वेश्चनर भी हम हमारे क्लास में कवर कर लेंगे। अब मैं ये क्वेश्चनर आपका क्लास में हो जाता है, पर मैं रियली बताऊं क्या, आपका रियल स्टडी तब होता है जब आप सेल्फ स्टडी करते हो। ठीक है, क्लास के साथ गाइडेंस मिल जाता है, अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है, पर जब आप सेल्फ स्टडी करते हो तब आपकी रियल स्टडी होती है। और जब सेल्फ स्टडी करते हो तब आप रेगुलर बुक देख रहे हो, आप क्वेश्चनर देख रहे हो, तब ये सवाल आता है कि मतलब क्वेश्चनर देख रहे हो और कोई कॉन्सेप्ट आपको क्लिक नहीं हो रहा है। ओके, कब ऐसा होता है कि यार वो सर ने कुछ तो पढ़ाया था लेकिन यार क्लिक नहीं हो रहा है, और उस वक्त आपको सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, जब जब भी आप पढ़ोगे तब तब मेरा आपको सपोर्ट रहेगा। तो वो सपोर्ट कैसे रहेगा? एक स्मार्ट जीनी बुक, ये भी मैंने डेवलप किया है, चार्ट सिस्टम जो हमने बनाया, और एक स्मार्ट जीनी बुक हम प्रोवाइड करते हैं। तो मेरे सब्जेक्ट में आपको जो है यहाँ पे ये स्मार्ट जीनी बुक क्या होगी मैं बताता हूँ। जैसे आपको ये लिंक प्रोवाइड किया जाएगा आपके लॉगिन में, वी स्मार्ट के लॉगिन में। आपके पास वी स्मार्ट का लॉगिन होगा, सबके पास है। मेरे सब्जेक्ट में ये आपको लॉगिन प्रोवाइड किया जाएगा। ये लॉगिन में ओके, अगर आप ये क्लिक करोगे, कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हो। ये लिंक पे क्लिक करोगे तो ये मैंने फाइनल का एग्जाम्पल लिया, ऐसा ही इंटर का बन रहा है। ठीक है, तो इस पे मैंने चैप्टर वाइज क्वेश्चनर का यहाँ पे लिस्ट बना के दिया है। अगर आप ये क्लिक करते हो, समझ लो पहले चैप्टर को क्लिक करते हो और ये आपका क्वेश्चनर आ गया। क्वेश्चनर आने के बाद बेटा यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार ये समझ में नहीं आ रहा है, अगर यहाँ पे वापस से समझा दिया जाए
वापस से सर आ जाए और बता दिया जाए। तो यहाँ पे जस्ट मैंने साइड में प्ले वीडियो रखा है, तो वो वीडियो आप प्ले कर दोगे तो आपको यहाँ पे उसका डिस्कशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, कोई है जो आपका ख्याल रख रहा है, ठीक है, ऑलवेज रख रहा है। तो ये चीनी बुक आपको मिल जाएगी क्वेश्चनर की। सर ये ओनली क्वेश्चनर की क्यों, रेगुलर मटेरियल की क्यों नहीं? मैं आपको कहूँगा धीरे धीरे ना, क्लास के बाद आपका रेगुलर मटेरियल तो ओके यहाँ आप जल्द से जल्द यहाँ बाजू में रख दोगे। इसके बाद आज तक का एक्सपीरियंस है कि आप मेरा चार्ट बुक एंड क्वेश्चनर इतना ही पढ़ोगे। कोई तो कुछ दिनों बाद क्लास होने का बोलेगा इतना पढ़ने की जरूरत है क्या? ओके, कोई जरूरत नहीं है। पर ये कब? जब हमारा इन डेप्थ स्टडी हो गया, किसमें? क्लास में। इसके बाद तो भाई साहब मैं खुद कहता हूं चार्ट बुक एंड क्वेश्चंस, दैट्स इनफ। ये समझ में आया क्या? चलिए भाई, ये तो हो गया कि आपने यहां पे मॉड्यूल में इन डेप्थ पढ़ लिया, क्वेश्चंस देख लिए, मेरे साथ चार्ट्स बना लिए। फिर क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स जो है ना एग्जाम के 2 महीने पहले पढ़ने बैठते हैं। कुछ स्टूडेंट सीरियस होते हैं, पहले से पढ़ते हैं। तब का उनको याद आती है कि सर कुछ ऐसा हो जाए, कुछ क्या ऐसा हो जाए कि ये इतना कौन पढ़ेगा, किसके पास टाइम है, ठीक है, इतना कौन पढ़ेगा। हाँ आपने क्लास में बहुत अच्छा पढ़ाया, ठीक है, सब ठीक है, पर कुछ ऐसा मटेरियल दो ना जो शॉर्ट में कवर हो जाए सबका। ओके, यहाँ पे तो फिर उसके लिए ये मटेरियल है बेटा मेरा चार्ट बुक। ये चार्ट बुक में बहुत औसम है ना। हाँ, ये चार्ट बुक में आप देखोगे तो टोटल 32 पेजेस है, 31 ही है। 31 पेजेस में पूरा जीएसटी कवर किया हुआ है। ओके, तो ये चार्ट में जब हम देखेंगे, ये भी चार्ट, ये अच्छा, ये चार्ट बुक का स्पेशल फीचर क्या है बताता हूँ। इसके जो इसके बेटा ज़्यादा तालियां मत बजा, बस थोड़ा थोड़ा, क्योंकि कभी कभी क्या एक्स्ट्रा बजाते तो लोग अच्छी नजर से नहीं देखते ना। हाँ तो जहाँ तक है, अब ये जो चार्ट से समझ, ये जो हमने चार्ट वगैरह बनाया, ये चार्ट बुक में ये छोटे छोटे चार्ट जो है हम क्लास में बनाएंगे, और वो छोटे छोटे चार्ट्स को मैंने पूरा कनेक्ट कर दिया है बड़े चार्ट्स में। ओके, तो अब यहाँ पे ये बड़े चार्ट में हमने कवर कर लिया। तो इससे आपको क्या फायदा होगा कि आपने छोटे छोटे चार्ट पे प्रैक्टिस कर लिया और ये पूरा चैप्टर कनेक्ट हो जाता है एक साथ। समझ में आया क्या? पूरा चैप्टर यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। तो इससे ये फायदा है कि जैसे ही आप चार्ट बुक लोगे आपको फटाफट समझ जाएगा, क्योंकि हमने क्लास में उसके ऊपर प्रैक्टिस किया हुआ है। क्लियर? तो ये चार्ट बुक आपको मिलेगी, और ये एक मॉड्यूल आपको चार्ट बुक का मिला होगा, और डेफिनेटली ये चार्ट बहुत हेल्प करेंगे आपको रिवीजन के लिए। हाँ, मैंने पूरी कोशिश की है चार्ट बुक में कि 90% कंटेंट समराइज फॉर्म में चार्ट्स में आ जाए इन 30 पेजेस। इन एडिशन टू दैट, आपको कहीं ऐसा लगता है कि नहीं यार ये भी रेगुलर बुक में सर ने बहुत अच्छा पॉइंट लिखवा के दिया था, तो स्टिकी नोट पे लिखना या पेज पे लिखना और यहाँ पे स्टेपल करना। पर आपका एक बार ये पढ़ने के बाद अच्छे से, यानी मेरे साथ क्लास में, फिर रेगुलर क्लास के साथ आपको रिवीजन करना है। बस मैं ये कहूँगा कि क्लास में आपको डेली 2 बार पढ़ना है, मेरे साथ क्लास में और क्लास के बाद। जैसे ही क्लास खत्म होता है ये जो है बाजू में, और मैं कहूँगा कि चैप्टर खत्म होते ही ये बुक और चार्ट्स और कुछ आपको एडिशनल लगा तो वो आपने इसमें अटैच कर देना, और वो बाद में आपका ये मेन बुक बनना चाहिए और मेरा क्वेश्चन है। ये समझ में आया कि नहीं आया? ओके, तो ये जो रहेगा यहाँ पे आपको चार्ट बुक का एक मॉडल दिया गया। फिर होता है बेटा वॉल चार्ट। हाँ, ये वॉल चार्ट क्या है? ये वॉल चार्ट बेटा मुझे याद आता है 2004 की बात है, जब मैं पढ़ता था और मैंने पढ़ते पढ़ते ही क्लास लेना स्टार्ट किया। तो मैं ये सोचता था कि यार मैंने ये चैप्टर तो पढ़ लिया, ये चैप्टर तो पढ़ लिया, ये चैप्टर तो पढ़ लिया, पर सारे चैप्टर का कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है और एक में एक से कनेक्टेड है। तो मैं ड्राइंग शीट ला रहा, और ड्राइंग शीट लाने के बाद जो है मैं यहाँ पे उसके ऊपर सारे चैप्टर्स के पहले छोटे छोटे चार्ट्स को कनेक्ट करना, फिर चैप्टर कनेक्ट करना, फिर एक चैप्टर से दूसरा चैप्टर कनेक्ट करना, और ऐसे कुछ चार्ट्स बनाना जिसे मैं कहते हो क्या, वॉल चार्ट्स। आपको ऐसे वॉल चार्ट्स मिलेंगे, ठीक है।
अब ये वॉल चार्ट्स का बेनिफिट क्या है मैं आपको बता दूं। इसमें क्या है, इसमें बेटा जो हमने क्लास में बनाए हुए छोटे चार्ट्स, फिर ये छोटे चार्ट्स को चैप्टर में कवर किया हुआ चार्ट बुक, और वो सारे चैप्टर्स को वॉल चार्ट में कवर किया हुआ ये वॉल चार्ट आपको मिलेगा, अब बिग चार्ट आपको मिलेगा। इसका फायदा क्या है, ये आपको रॉकेट व्यू देता है। आपने अगर ओके आपके रूम में चिपका दिया, सर जगह नहीं है, ऑलरेडी बहुत कुछ हमने दूसरे सब्जेक्ट की तरह DT के लगा दी है, तो जगह अभी हम मिल नहीं रही है। ओके वहां स्पेस करो, ये चार्ट लगाओ। इससे फायदा क्या होगा कि जब मैं आपको पढ़ाऊंगा और हम जो क्लास में जब यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे, समझ लो सप्लाई, तो सप्लाई सेक्शन 7.1, 7.2, 7.1A, 7.1B, ओके विद कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन 7.1C, ये डांस नहीं था। ये जो है हम अलग अलग यहाँ पे देख रहे हैं कि पैरामीटर्स पे, जब ये चार्ट आपको डेली दिखेगा और ये कनेक्टिविटी दिखेगी। अब ये चार्ट में जाके अब समझ लो कोई ऐसा चार्ट लगा रहा है दीवार पे, अगर लगा दिया तो यहाँ पे उसको दिखने वाला कुछ नहीं है, ऐसा जाके देखेगा, देखने वाला दूर से कुछ नहीं है। पर इसका फायदा क्या है कि आपको कनेक्शंस दिखेंगे, और जितना मैपिंग, माइंड मैपिंग आप कर सकते हो, जितना मेमोरी के कनेक्शन लगा सकते हो डेली बेसिस पे, आपको कनेक्शन भी दिख गए, मतलब आप कनेक्टेड हो सब्जेक्ट से। हाँ, कोई अगर ये चार्ट को देखे तो ये 2 चार्ट में भी जीएसटी खत्म हो सकता है, ये आपका कॉन्फिडेंस आपको क्लास के बाद आ जाएगा। क्लियर? ओके, तो चलिए आपको इतना मटेरियल कंटेंट मिला होगा। अब आपका एक सवाल होगा कि सर एमसीक्यू की पीडीएफ आपको प्रोवाइड होती है, और वो पीडीएफ आपके लॉगिन में प्रोवाइड होती है। ठीक है, आपको प्रिंट आउट लेना है तो प्रिंट आउट ले सकते हो, या आपके पास मोबाइल पे या आईपैड पे या कोई भी टैबलेट पे आप उसको एक्सेस कर सकते हो। तो एमसीक्यू की पीडीएफ मिलती है। तो ये हुआ क्लास मटेरियल। उसके बाद में हम बात करेंगे बेटा अमेंडमेंट्स। सर हमारे अटेम्प्ट को नवंबर 24 या दिसंबर 24, अगर आप सीए कर रहे हो तो नवंबर 24, सीएमए कर रहे हो तो दिसंबर 24। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पे अमेंडमेंट्स अप्लीकेबल होती है फाइनेंस एक्ट 2023 की। आई रिपीट, फाइनेंस एक्ट 24 की नहीं अप्लीकेबल होगी, फाइनेंस एक्ट 2023, और नोटिफिकेशन सर्कुलर्स अप टू 30 अप्रैल क्या 24। ठीक है, अब मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सिलेबस मैंने एक्सप्लेन किया है वो सीए इंटर स्टूडेंट्स के लिए एक्सप्लेन किया है। सीएमए, अगर आप सीएमए कर रहे हो तो सेम सिलेबस है, जीएसटी का सेक्शन भी एग्जैक्टली सेम है, बस आपको 10 मार्क्स का कस्टम एक्स्ट्रा है, और 10 मार्क्स का कस्टम्स जो है आपको सेपरेटली उसके वीडियो सेशंस प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो इस तरह से, क्योंकि सीएमए इंटर में 40 मार्क्स का जीएसटी है विद सेम सिलेबस और 10 मार्क्स का कस्टम्स, सीएस में भी एग्जैक्टली सेम सिलेबस है। ठीक है, तो कोई स्टूडेंट यहाँ पे सीएमए या सीएस कर रहा है तो बिल्कुल जीएसटी के ये लेक्चर्स कर सकता है, क्योंकि वर्ड टू वर्ड, कंटेंट टू कंटेंट आपका सिलेबस सेम है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, जहां तक दोनों के लिए अमेंडमेंट्स की बात करें तो अमेंडमेंट्स नवंबर 24 या दिसंबर 24 के लिए फाइनेंस एक्ट 2023 एप्लीकेबल रहेगा, और नोटिफिकेशंस और सर्कुलर्स अप टू 30 अप्रैल। तो बेटा मैं 30 अप्रैल अभी तक के तो मैंने नोट्स में कवर कर लिया है, और जो भी कुछ एक्स्ट्रा आएंगे तो मैं आपको एडिशनल शीट देके कवर कर लूंगा, पर एक्स्ट्रा आने के मुझे नहीं लगता कोई चांसेस है। क्यों? क्योंकि अभी इलेक्शन पीरियड है। अरे यस और नो? तो अभी कोई एक्स्ट्रा आने के कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, उसके बाद में आपका एक सवाल आ सकता है अभी, ओके ऑनलाइन स्टूडेंट समझ लो, डाउट्स, स्पेशली आपको डाउट्स का सपोर्ट जो है जब आप पढ़ते हो खुद तो किस तरह से मिलता है। तो आपको जो ऐप दिया गया है वी स्मार्ट का, उसमें क्वेश्चन एंड आंसर सेशन का एक वहाँ पे टैब दिया है, उसमें जाके आप डाउट पूछ सकते हो, और वहाँ डाउट जो आप पूछोगे तो मेरी पूरी टीम, 8 लोगों की टीम, सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, रिसर्च में, जीएसटी में, मुझे काउंसलिंग में भी सपोर्ट करते हो, और आपका डाउट्स भी एंटरटेन करेंगे। अगर आप वो डाउट से सेटिस्फाई नहीं होते हो तो आप सिंपली इतना लिख सकते हो कि ट्रांसफर टू सर, तो वो डाउट मुझे ट्रांसफर हो जाता है, एंड देन आई एम गोइंग टू एंटरटेन दैट डाउट्स। तो आपके डाउट्स जो है वो यहाँ पे बहुत अच्छे से हैंडल किए जाएंगे। सर अगर हम व्हाट्सएप पे डाउट्स पूछे तो देखो, हमारी प्रायोरिटी ऐप होती है जिसमें आपको डाउट का ऑप्शन दिया है।
हाँ, व्हाट्सएप पे भी डाउट्स होंगे तो वो हम एंटरटेन करेंगे, या टेलीग्राम ग्रुप में होगा तो भी एंटरटेन करेंगे, लेकिन प्रायोरिटी मैं सबको यही सजेस्ट करूंगा कि आप हमारे ऐप में आपके डाउट्स पूछे। तो क्यों? क्योंकि मेरी पूरी टीम कनेक्टेड है आपसे, ओके, और मैं पूरा कंप्लीट वॉच करता हूँ कि वो डाउट का आंसर कैसा दे रहे, क्या दे रहे, और उनको आपको रिमार्क भी देना पड़ता है कि वेदर यू आर सेटिस्फाइड और नॉट। ठीक है, तो आप ऐप में पूछो तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। इसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं सभी को कहना चाहूँगा, टेलीग्राम लिंक आपको ज्वाइन करना है। तो अगर आपने वी स्मार्ट एकेडमी पे आपका लॉगिन क्रिएट किया होगा तो वहाँ पे स्टडी ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो स्टडी ग्रुप में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, तो वो स्टडी ग्रुप के टैब में जाके आपको टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करना है। यू मस्ट हैव टू ज्वाइन दिस लिंक, क्योंकि आपका और मेरा कनेक्शन इस टेलीग्राम लिंक से ही होगा। ठीक है, मैं आप सभी को बता दूं, जो भी मैं यहाँ पे अनाउंसमेंट करूँगा इस ग्रुप के थ्रू ही होगा। जो फेस टू फेस स्टूडेंट है तो मैं उनका क्यूआर कोड यहाँ दे दूंगा, आपको वो क्यूआर कोड ज्वाइन करना है, आपके लॉगिन में भी वो लिंक मिल जाएगी। और जो ऑनलाइन डाउनलोड मोड में है, ओके, या ओडीपीडी में है, ओके, तो वो ये टेलीग्राम लिंक जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जितनी सारी अनाउंसमेंट आएगी वो सारी किस पे आएगी? इस टेलीग्राम लिंक में आएगी। तो चलिए दोस्तों, ये तो है, मैंने आपको बेसिक आइडिया बता दिया, नोट्स आपको क्या क्या मिलने वाली है ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। चलिए स्टार्ट करें हमारा जीएसटी, यस और नो? तो चलो आप अपना मॉड्यूल 1 ओपन कीजिए, जिसमें हम चैप्टर 1 लेंगे। एक स्टूडेंट ने अच्छी कमेंट दी है, ओके, पुराना स्टूडेंट है, अगर आपको स्टार्टिंग के 1-2 लेक्चर में स्लो लग रहा हो तो हाँ सर स्टार्टिंग में स्लो है, पर आगे आगे देखो होता है क्या। ठीक है, तो मैं भी सबको ये बताना चाहूँगा। ठीक है, यहाँ अब आ जाइए चैप्टर 1 पे, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लेवी ऑफ जीएसटी, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स, दूसरा डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पर्टेनिंग टू लेवी ऑफ टैक्सेस, प्रिंसिपल्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये भी हम पढ़ेंगे, और फिर मीनिंग ऑफ जीएसटी एंड एक्सेट्रा, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। चलो आ जाते हैं पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स? यस, माइक रेडी रखना, देखना चाहते हो इन्होंने टैक्स पढ़ लिया है? भाई साहब कौन बताएगा व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स? माइक दो। हाँ, पैसा देना पड़ता है, हाँ, और सर गवर्नमेंट को हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है और मेंटेन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है और डेवलप करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है। उसके लिए गवर्नमेंट हमसे कुछ टैक्स लेती है, कुछ मनी कलेक्ट करती है सपोर्ट के लिए। करेक्ट, हाँ, इधर देना। हमने गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है टू रन एंड डेवलप द कंट्री, मतलब हमारी इंडिया को डेवलप करने के लिए और हमारी इंडिया को अच्छे से चलाने के लिए। तो हमको इसलिए टैक्स कलेक्ट करती है गवर्नमेंट कि अच्छे से इंडिया को मेंटेन कर सके। करेक्ट, वेरी गुड। अब ये कोई क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला नहीं है, पर मैं जैसे ठीक है आपको जस्ट बता दूं, यहाँ पे एक बेसिक सवाल है कि व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स। और सर सीधी बात है, जो एग्जाम में नहीं आने वाला हम ध्यान नहीं देते उसके तरफ, ओके, जो एग्जाम में आएगा उसके तरफ भी हम ध्यान देते हैं, ओके। इसलिए आपने जब सवाल पूछा तो हमने भी सोचा जवाब क्यों दे, एग्जाम में आएगा ही नहीं। ठीक है, तो आपको ये बता दूं, बहुत सी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, रोड, ब्रिज, ठीक है, उसका टोल लेते हो बात अलग है, लेकिन बहुत सारे ऐसे रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, एजुकेशंस इंडिया में प्रोवाइड करना, एजुकेशन हुआ, हेल्थ हुआ, मिलिट्री हुआ, डिफेंस हुआ, ये सारी बातों के लिए गवर्नमेंट को पैसा लगता है, और वो पैसा कलेक्ट करती है किसमें?
टैक्स में, इन टर्म्स ऑफ टैक्स वो पैसा कलेक्ट करती है। अगर टैक्स ये वर्ड को देखें तो ये लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, और कौन सा? टैक्स हो। इट इज अंडरलाइन कर लेना, इट इज अ मैंडेटरी फाइनेंशियल बर्डन इम्पोज ऑन इंडिविजुअल और लीगल एंटिटी। भाई टैक्स पे करना ऑप्शनल है क्या या मैंडेटरी है? भाई साहब ये ऑप्शनल होता तो कोई नहीं देता, ये एक मैंडेटरी फाइनेंशियल बर्डन है। अब इवन दो रिकॉर्ड हो रहा है, पर मैं बता दो, टैक्स ये लीगल हफ्ता है, टैक्स ये लीगल हफ्ता मैंडेटरी है, देना पड़ता है, हफ्ता देना ही पड़ता है, लीगल है, जिसका लॉ पास हुआ है। ठीक है भाई, गवर्नमेंट हमें प्रोटेक्शन देती है, इंफ्रा देती है, डिफेंस प्रोटेक्शन देती है, ठीक है, इंफ्रा देती है। ओके, उसके बाद में गवर्नमेंट जो है यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है, जिसके लिए खर्चा लगता है, और वो खर्चा गवर्नमेंट कलेक्ट करती है इन टर्म्स ऑफ टैक्स, वो रेवेन्यू होता है। इट इज नथिंग बट द मनी दैट पीपल हैव टू पे टू द गवर्नमेंट विच इज यूज प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज। ठीक है, अब बेटा टैक्स जो है दो इसमें डिवाइड हुआ है, बताओ बच्चों कौन से दो इसमें टैक्स डिवाइड हुआ है? एक है डायरेक्ट टैक्स, एक है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो ये डायरेक्ट और क्या इनडायरेक्ट टैक्स हमें जो देखना है। ठीक है, तो नालायक को उसको भाई इतनी जल्दी टाइम पास मत कर, नालायक स्टार्ट भी नहीं किया अभी से टाइम पास। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताओ बेटा, नींद आ रही है? नहीं ना, लंबी सांस ले, छोड़ नालायक छोड़। ओके, तो चलिए यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। बताओ, वहां दे दो। डायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली कलेक्ट होता है, मतलब जो हमारी टोटल इनकम है उस पर कलेक्ट होता है, एंड वी हैव टू पे, मतलब वी हैव टू पे डायरेक्टली टू गवर्नमेंट। और इनडायरेक्ट टैक्स मतलब वो प्राइस में इंक्लूड होता है, वो हमको पता नहीं चलता है कि वो प्राइस में इंक्लूडेड है। वेरी गुड, पर वो प्राइस में इंक्लूडेड होता है। और अच्छा, एक सेकेंड ना, डायरेक्ट टैक्स का बर्डन जो है वो शिफ्ट नहीं हो सकता है, और इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन जो है वो शिफ्ट हो सकता क्यों? है। जैसे कि जैसे कस्टमर से वो कलेक्ट कर सकते हैं जो क्यों बिकॉज जो गुड्स जो बाय करते हैं फॉर एग्जांपल, वो उस पर जो उसका बर्डन जो है वो कस्टमर से उसके प्राइस के साथ ही कलेक्ट कर सकते हैं, और वो जो इंटरमीडिएट जैसे कि सेलर है वो गवर्नमेंट को पे कर सकते हैं उनसे लेके। वाई? अच्छा, एक आप डिफरेंस कंक्लूड करते हैं। डायरेक्ट टैक्स इज पेबल बाय डायरेक्टली कंसर्न बाय अ पर्सन हु बोन द टैक्स, बट इनडायरेक्ट टैक्स इज अ ट्रांसफरेबल टैक्स, ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। यस सर, इसलिए अलग से मतलब बर्डन शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि अगर वो डायरेक्टली कंज्यूमर से लेंगे तो फिर उसको ऐसा लगेगा कि मेरे से इनकम पे भी टैक्स लेते हैं, मैं सामान लेता हूँ उस पर भी टैक्स लेते हैं। मैं कंफ्यूज हो गया। बट सर इसे अच्छा, इधर कोई अच्छा डिफरेंस बताओ। लॉजिक तो ठीक है, लॉजिक मैं बताऊंगा, और कोई एडिशनल डिफरेंस? डायरेक्ट टैक्स में डायरेक्ट टैक्स उसमें इंक्लूडेड होता है जो अच्छा, एक डिफरेंस मैं सपोर्ट करता हूँ। शी वांट टू से कि डायरेक्ट टैक्स इज ऑन इनकम अर्निंग एक्टिविटी। ओके, वेरेवर यू अर्न द इनकम, उसके ऊपर डायरेक्ट टैक्स लगता है, जिसे हम नाम देते हैं इनकम टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स गो अहेड। डायरेक्ट टैक्स सबके लिए सेम होता है, सॉरी डायरेक्ट टैक्स में इनकम के ऊपर होता है, मतलब अगर इनकम ज़्यादा है तो उस पर सरचार्ज वगैरह ऐड होते हैं, पर जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो सबके लिए सेम होता है, मतलब सबको सेम पे करना पड़ता है, उसमें कोई पार्शियलिटी नहीं होती है कि इनकम ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग पे करना। वेरी गुड, इन योर ओन वर्ड्स आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। थोड़ा हम उसको लीगल कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं, ठीक है? एक माइक इधर शिफ्ट कर देना। तो डायरेक्ट टैक्स हम थोड़ा ऐसा लेते हैं,
डायरेक्ट टैक्स इज ऑन इनकम अर्निंग एक्टिविटी, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स लगेगा. बट इनडायरेक्ट टैक्स इज ऑन कमोडिटीज, गुड्स और सर्विसेज. It is uniformly applicable to all person whoever purchase that commodity, whoever purchase that goods, whoever that purchase that services. यहाँ कोई मतलब हो सकता है कोई यहाँ पे फैमिली रिच क्लास होगी, मिडिल क्लास होगी, अपर मिडिल क्लास होगी, पुअर क्लास होगी, पर जब आप मेरे से सर्विस ले रहे हो तो सबको एक जैसा समान बर्डन है. अरे है ना. तो यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स इनकम पे नहीं, इनकम इनडायरेक्ट टैक्स सर्विसेज पे. इफ यू वांट दिस सर्विस यू हैव टू पे दिस टैक्स. ये समझ में आया ना. तो वो यूनिफॉर्मली सबको हम यहाँ पे सेम रेट से चलता है. ठीक है. और सर वही था कि डायरेक्ट टैक्स इनकम पे लगता है और इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है. वेरी गुड. और कोई भी कुछ प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव ऐसा कुछ? यस. कोई इधर, कोई इधर, उधर कॉर्नर में, इधर कोई. हाँ उधर माइक दो. अजून एक दोन लोक ठेव स्टार्ट. हाँ सर डायरेक्ट टैक्स इनकम पे लगता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, और डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है. फॉर एग्जांपल कि जितनी इनकम है जिसकी उसके हिसाब से उस पर डायरेक्ट टैक्स लगता है. मतलब अगर ज़्यादा इनकम है तो ज़्यादा टैक्स लगेगा, कम इनकम है तो कम टैक्स लगेगा. और मीनवाइल अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो सब पे रेट सेम है. अगर किसी की इनकम पे इसका कोई असर नहीं पड़ता. ओके. बिल्कुल सही, आपने भी सही बताया. चलो ऑनलाइन स्टूडेंट ट्राई करो. ओके. और कोई आप एडिशनल डिफरेंस प्रोवाइड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? देखो आज का लेक्चर इंट्रोडक्टरी लेक्चर है. ओके. मैं बहुत बेसिक से लेके जाऊंगा, थोड़ा स्लो भी लगेगा तो चलने दो. ठीक है. पर जो हम बेस तैयार करेंगे इसका इंपॉर्टेंस आपको बाद में समझेगा. ठीक है. मेरे 10-15 लेक्चर कोई हालत में मिस मत करना. आगे आने वाले हर कंसेप्ट की डोर यहां बनती है, और ये नहीं समझा तो आपको आगे का समझने वाला नहीं है. ठीक है. चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं. ठीक है. आज मेरी बैच चालू हुई. आई अर्न सम इनकम, लेट्स अज्यूम ₹5 lakhs.